हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन केमिस्ट्री क्लासेस। केमिस्ट्री क्लासेस के अंदर वापस से एक बार सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत वेलकम। केमिस्ट्री विद विशाल सर के अंदर फिजिक्स सीरीज के अंदर लेक्चर नंबर आपका 4, कौन से चैप्टर? यूनिट एंड डायमेंशन। लेट्स नाउ स्टार्ट विद न्यू टॉपिक। सबसे पहला बेटा जो टॉपिक है वो है रिलेशन एस्टैब्लिश अमॉन्ग वेरियस फिजिकल क्वांटिटी। मतलब अलग अलग टाइप की फिजिकल क्वांटिटी को लेकर के हमें एक रिलेशन बनाना है। जैसे मेरे पास बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी दे दी, जैसे डिस्टेंस, टाइम, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सारी चीज़ें दे करके मुझे एक फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मेशन करना है और एक फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन बताना है। उस टॉपिक को हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। तो लेट्स नाउ हम करके देखते हैं बेटा। सबसे पहले पढ़ते क्या लिखा है। इन दिस रिलेशन, इस रिलेशन में फिजिकल क्वांटिटी में बी पॉसिबली, फिजिकल क्वांटिटी में बी पॉसिबली डिपेंड रिलेटिंग फिजिकल क्वांटिटी विद दोज फैक्टर्स। मतलब इस रिलेशन में जो कोई भी मेरी नई आने वाली फिजिकल क्वांटिटी है वो फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करती है, उनके फैक्टर्स पे डिपेंड करती है और उनके फैक्टर्स पे डिपेंड करके एक नई फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मेशन बना लेती है। जैसे मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। जैसे मेरे पास मेरे पास 3 फैक्टर हैं। देखो ध्यान से समझना। फैक्टर 1 जिसको मैंने x मान लिया, फैक्टर 2 बेटा जिसको मैंने y मान लिया और फैक्टर 3 जिसको मैंने z मान लिया। ये 3 फैक्टर हैं और ये तीनों की तीनों मेरी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। ये भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, ये भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं और ये भी मेरी फिजिकल क्वांटिटीज़ है। तीनों की तीनों मेरी फिजिकल क्वांटिटीज़ है। x भी फिजिकल क्वांटिटी, y भी फिजिकल क्वांटिटी और z भी फिजिकल क्वांटिटी। F1 जो है वो भी एक, x जो है वो भी फिजिकल क्वांटिटी है, y भी एक फिजिकल क्वांटिटी है और z भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। सपोज करो जब मैंने इन सारी फिजिकल क्वांटिटी को निकाला, इनके फैक्टर को एक साथ देखा तो मेरी एक नई फिजिकल क्वांटिटी बन के आई। z इजिकल टू या एक काम करो w इजिकल टू एक्स वाई जेड, w इजिकल टू एक्स वाई जेड। मेरी बात समझना, w इजिकल टू एक्स वाई जेड। तो x वाली फिजिकल क्वांटिटी, y वाली फिजिकल क्वांटिटी और z वाली फिजिकल क्वांटिटी, तीनों क्वांटिटी ने x वाली फिजिकल क्वांटिटी, y वाली फिजिकल क्वांटिटी और z वाली फिजिकल क्वांटिटी, तीनों ने मिलकर एक नया रिलेशन बना लिया, एक नया रिलेशन बना लिया और नया रिलेशन आया w इजिकल टू एक्स वाई जेड। तो w जो है एक वो मेरा न्यू फिजिकल क्वांटिटी है बेटा। कैसा है? न्यू फिजिकल क्वांटिटी। मेरी बात समझ में आ रही है? तो जो मैंने ऊपर लाइन लिखा है बेटा, मैंने उसका मतलब समझाया है कि द रिलेशन, इस रिलेशन में द फिजिकल क्वांटिटी में भी पॉसिबल, कि जो फिजिकल क्वांटिटी नई बनती है, जो पॉसिबल होती है, डिपेंड रिलेटिंग फिजिकल क्वांटिटी, वो अदर फिजिकल क्वांटिटी से रिलेट करने से बनती है। यानी कि बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी को रिलेट करूंगा और एक नई फिजिकल क्वांटिटी आपके सामने बना करके लेके आऊंगा विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। तो आपको समझ में आया होगा। तो सीधा साधा मैं सारी इतनी रामायण ना कह करके मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि बेटा बहुत सारी डिफरेंट टाइप की फिजिकल क्वांटिटी को लेकर के एक मैं नई फिजिकल क्वांटिटी बनाऊंगा। किसकी हेल्प से? डायमेंशन की हेल्प से। मतलब एक नया रिलेशन मैं तैयार करूंगा। किसकी मदद से? डायमेंशन की मदद से। कुछ यहां तक बात क्लियर आई? अब जब यहां तक बात समझ में आ चुकी है तो सबसे पहले हम यहां पे देखते हैं कैसे। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल के तौर पे हम लेके चलते हैं। सबसे पहला उन्होंने बोला रिलेशन सेटअप बिटवीन टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। इसके बीच में मुझे क्या करना है बेटा? सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड के बीच में एक रिलेशन सेटअप करना है। वैसे आप टाइम पीरियड जानते भी होंगे, आपके टीचर ने बताया भी होगा स्कूल में, t इजिकल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G। मतलब ये रिलेशन मुझे सेटअप करना है।
ये रिलेशन सेट करना है। तो इस रिलेशन को सेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा उसको देखते हैं, हमें वो क्या क्या फैक्टर उसके अंदर देगा। तो आइए सबसे पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सेटअप बनाते हैं बेटा। सबसे पहले वेयर एम मास ऑफ पेंडुलम, मास ऑफ पेंडुलम, मास ऑफ पेंडुलम, ठीक है। वेयर एम मास ऑफ पेंडुलम, नंबर एल लेंथ ऑफ द बॉब यानी बॉब वायर या बॉब स्ट्रिंग, ठीक है ना, इस तरीके से। और वेयर एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी। आई बात समझ में? वेयर एम मास ऑफ पेंडुलम, बिल्कुल सही बात है। वेयर एल इज लेंथ ऑफ बॉब स्ट्रिंग, ये भी बात सही है। वेयर जी इज एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी, ये बात होने वाली है। क्लियर? अब मुझे इसका रिलेशन सेटअप करना है। तो मैंने सपोज करो बेटा, इधर देखना, जो आपका टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड को मैंने टी मान लिया। क्या मान लिया? टी। ये टी है। अब ये टी किस किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पे, लेंथ पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। तो मैं लिख सकता हूं, सपोज करो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास ऑफ द बॉब, मास ऑफ द बॉब यानी कि पेंडुलम। बॉब का मतलब होता है कि जो आपका सिंपल पेंडुलम होता है और पेंडुलम के नीचे वो जो गोल गोल लटकी होती है ना, उसको बॉब बोलते हैं, गोलक से हिंदी में गोलक बोलते हैं। तो मैंने मान लिया टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम की पावर ए, मैंने पावर ए मान लिया, ठीक। दूसरा टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग यानी कि लेंथ की पावर बी, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ड्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पावर सी। अब तीनों को रिलेशन बनाया तो तीनों के रिलेशन में एक चीज निकल के आई कि टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम की पावर ए, एल की पावर बी और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की पावर जी। दैट्स क्लियर? बिल्कुल मेरी सही बात है। तो आप जब इस रिलेशन को यहां पे निकाल के लेके आए कि टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास ऑफ द बॉब की पावर ए, एल की पावर बी और जी की पावर सी, मतलब आपको पावर की फॉर्म में अपनी तरफ से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। यहां से क्वेश्चन का सॉल्यूशन चालू है, ठीक है। अब क्या करना है? विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। आप क्या करोगे? डायमेंशन की हेल्प से जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है और जो आपका राइट हैंड साइड है, दोनों तरफ डायमेंशन की पुट कर दीजिए, यानी कि डायमेंशन पुट कर दीजिए। विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन पुट इन राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, मतलब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ। विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन की हेल्प से आप क्या करोगे? इसके राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में डायमेंशन को पुट करोगे। तो टी है टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड की डायमेंशन तो टी होती है बेटा, ना तो उसमें मास का कोई रिलेशन होता है ना ही उसमें लेंथ का कोई रिलेशन होता है। तो मैं इसकी डायमेंशन लिख सकता हूं टाइम पीरियड की, एम की पावर 0, एल की पावर 0, टी की पावर 1, क्योंकि टी की पावर 1 तो होना पॉसिबल है ना, क्योंकि टी की तो डायमेंशन टी होती है। पर यहां तो टाइम के पीरियड में मास का कोई लेना देना नहीं है, तो m की पावर 0, l का कोई लेना देना नहीं है तो l की पावर 0। हाँ, टाइम पीरियड में t का लेना देना है तो t की पावर 1। अब अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा तो यहां पे कोई ना कोई कांस्टेंट आने वाला है, मैंने उस कांस्टेंट को मान लिया k। अब यहां पे देखिए m, तो हाँ मास की डायमेंशन m होती है जिसकी पावर a है, लेंथ की पावर b होती है, बिल्कुल। तीसरा, अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जिसकी डायमेंशन में बता चुका हूं LT-2, यानी कि यहां पे आ गया LT-2 की पावर c। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं तो इधर देखिए यहां पे लिख सकते हैं हम m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1 इज इक्वल टू k। अब m की पावर तो a ही रहेगा, क्या इसमें पूरे में कहीं m और कहीं जगह है? नहीं है, तो m की पावर a। अब देखिए यहां पे अगर देखूं l की पावर b इधर है
अगर मैं इसको ओपन करूं तो ये बनेगा L की पावर C और L की पावर -2C। तो मैं यहां लिख सकता हूं L की पावर B प्लस L की पावर C। L की पावर को कॉमन निकाल के लेके आया और यहां पे बचेगा T की पावर -2C। आप जानते नहीं हो बेटा, देखो जैसे L की पावर B, अब इस वाले को ओपन करोगे तो C की मल्टीप्लाई तो दोनों में होगी ना, L में भी होगी और T में भी होगी। तो L की पावर C और T की पावर -2C, तो मैंने L को एक साथ ले लिया तो L की पावर B प्लस C बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। और T की पावर -2C बनेगा। अब मैं क्या करूंगा बेटा, इनकी कंपैरिजन करूंगा आपस में। तो ध्यान से देखिए, क्या मैं m से m कैंसिल आउट कर सकता हूं? कर सकता हूं। तो पावर बची, तो पावर में आ गया a इक्वल टू 0। m से m कैंसिल हो गया तो m के कंपैरिजन करके देखो, यहां m की पावर a, यहां m की पावर 0, मतलब a इक्वल टू 0। दूसरा L की पावर B प्लस C, L की पावर 0, इसका मतलब B प्लस C इज इक्वल टू 0। बहुत अच्छी, ये भी आपके पास निकल गया। अच्छा, T की पावर -2C, T की पावर 1, T से T कैंसिल हो गया तो मतलब हो गया 2C इज इक्वल टू 1। अब इनको सिंप्लीफाई करो। सबसे पहले तो आपने यहां पे देखा कि A इज इक्वल टू 0 आ गया, B प्लस C इज इक्वल टू 0 और -2C इज इक्वल टू 1। अगर मैं इस -2 को उधर लेके जाऊं तो क्या C की वैल्यू हो जाएगी 1/2। C की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 1/2, वो भी कैसा? माइनस का। C की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2, वो भी माइनस का। अब C की वैल्यू 1/2 हो गई। अब C की वैल्यू 1/2 को B प्लस C में रखने की कोशिश करो। भाई C की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। क्लियर। अब C की वैल्यू को मैं क्या करूंगा? B प्लस C में रखने की कोशिश करूंगा। तो B प्लस C इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं यहां पे रखूंगा C प्लस -1/2 इज इक्वल टू 0, तो ये नहीं हो सकता B -1/2 इज इक्वल टू 0। तो ये नहीं लिख सकता मैं B इज इक्वल टू 1/2। अरे कितने अच्छे बच्चे हो, इससे आपने B की भी वैल्यू फाइंड कर ली। तो आपके पास तो तीनों वैल्यू आ चुकी हैं। कैसे? कि A इक्वल टू तो 0, B इज इक्वल टू 1/2 और C इज इक्वल टू -1/2। C इज इक्वल टू -1/2। दैट्स क्लियर। तो इधर करते हैं फटाफट, उधर जगह नहीं है बेटा, यहां पे रिलेशन निकालते हैं। समझ में आ रहा है बेटा? मैंने कुछ नहीं किया, बस ये रिलेशन जब M, L और G का, इनको A, B, C की वैल्यू निकाली है कंपैरिजन करके। अब यही वैल्यू जो आई है उसे मैं इस वाली इक्वेशन में पुट करूंगा। तो यहां लिखेंगे पुट द वैल्यू, इसे मैं सपोज करो, इसे मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लूं। पुट द वैल्यू ऑफ A, B, C इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसे मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर पुट करूं तो देखिए T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अरे बेटा M की पावर A है और A की वैल्यू कितना है बेटा? 0, तो M की पावर 0। अच्छा, उसके बाद बेटा L है, L की पावर B, तो L की पावर B की जगह क्या रखूंगा? B की पावर 1/2, B की पावर 1/2। उसके बाद G की पावर देखिए, बताइए -1/2। तो ये रिलेशन निकल के आया है। ठीक है, यानी कि ये रिलेशन आ गया T इज इक्वल टू K, M की पावर 0, L की पावर 1/2 और G की पावर -1/2। अगर मैं क्या करूंगा, इसको सही तरीके से रिलेशन करूं, 1/2 का मतलब क्या होता है? अंडर रूट। 1/2 का मतलब क्या होता है? अंडर रूट। तो देखिए मैं इसको लिख सकता हूं T इज इक्वल टू K। M का तो कोई मतलब नहीं है, M की तो जिंदगी खत्म हो गई क्योंकि M की पावर 0 है। तो हमारे पास दो ही क्वांटिटी बेटी, L और G। तो L की पावर प्लस में 1/2 है, तो मैं बोल सकता हूं अंडर रूट L। बिल्कुल सही बात। पर G की पावर -1/2 है, अगर मैं इसे नीचे ले जाऊं तो पावर तो प्लस में हो जाएगी, तो यानी कि G का भी अंडर रूट। क्लियर। तो इसका जो रिलेशन आ गया T इज इक्वल टू K अंडर रूट L अपॉन G। बिल्कुल सही बात। हम जानते हैं, वी नो दैट K इज इक्वल टू 2π, K इज इक्वल टू 2π। तो इसका रियल में रिलेशन आ गया T इज इक्वल टू 2π अंडर रूट L अपॉन G। ये करेक्ट रिलेशन है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का। बेटा यही करेक्ट रिलेशन है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, यानी कि T इज इक्वल टू 2π अंडर रूट L अपॉन G। दैट्स क्लियर। घबराना मत,
आपने फर्स्ट टाइम ऐसे क्वेश्चन किए हैं, आप इससे भी आगे, मैं सबसे पहले मैं इन्हीं की प्रैक्टिस कराऊंगा कि बस आपने कुछ नहीं करना। अभी जब मैं दूसरा क्वेश्चन करूंगा कि जो दिया है उसमें एबीसी का रिलेशन निकालूंगा और एबीसी का रिलेशन निकाल के इस वाली इक्वेशन के अंदर रख देंगे, या जो भी आपको इक्वेशन दी जाएगी उसके अंदर रख देंगे, हम सिंपलीफाई कर देंगे, आपका एक करेक्ट रिलेशनशिप आ जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया? इसे नोट कीजिएगा फर्स्ट। तो अब नए क्वेश्चन के साथ आते हैं, नए टॉपिक के साथ आते हैं कि इसी के बीच में हम एक और रिलेशन लेकर के आए हैं कि हमें डिफरेंट टाइप ऑफ या वेरियस टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज की हेल्प से हमें कैसे एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। तो अब की बार एक नया टॉपिक है फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रेचिंग स्ट्रिंग। तो सबसे पहले समझते हैं स्ट्रेचिंग स्ट्रिंग है क्या। कि आपने सबसे पहले किसी स्प्रिंग को देखा है, वो स्प्रिंग इस तरीके से होती है, ये स्प्रिंग इस तरीके से होती है, तो ये बोलता है, और इस स्प्रिंग की लेंथ क्या है? इस स्प्रिंग की लेंथ है L, ठीक है ना, इस स्प्रिंग की लेंथ है L, ठीक है। उसके बाद इस स्प्रिंग का कोई ना कोई मास भी होगा, यानी कि इस स्प्रिंग का कोई ना कोई मास, यानी कि इस स्प्रिंग का मास हो गया m और यहाँ पे जो है लेंथ हो गया L, मास हो गया m और लेंथ हो गया L। दैट्स क्लियर। उसके बाद अब जैसे ही मैंने इस स्ट्रिंग को खींचना शुरू किया तो स्ट्रिंग थोड़ी सी नीचे आ गई होगी, तो इस नीचे आने पे देखा कि इसने कितनी बार नीचे आया, यानी कि जो राउंड लिए ये कितनी बार लिए, इस चीज़ को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। ये कितने बार राउंड लिए इसने नीचे आने पे, जैसे खींची ना तो खींचते एक राउंड, फिर ये 2 राउंड, ये 3 राउंड, इसी को क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। अब जब ये नीचे मैंने खींची होगी तो इस पर कोई ना कोई फोर्स भी लगा होगा, है ना, उसे स्ट्रेचिंग फोर्स के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब ये जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है ये लेंथ पे भी डिपेंड करती है, ये मास पे भी डिपेंड करती है और ये फोर्स पे भी डिपेंड करती है। तो इनके बीच में हम एक रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं डायमेंशन की, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। तो आपने देखा कि जो फ्रीक्वेंसी है n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स की पावर a, बिल्कुल सही बात, लेंथ की पावर b, बिल्कुल सही बात, और मास की पावर c। आपको ABC मान के चलना है। अगर आपके पास 4 फिजिकल क्वांटिटी है, यानी कि एक फिजिकल क्वांटिटी 4 पे डिपेंड करती है, तो आप ABCD लेंगे। अगर 3 पे डिपेंड कर रही है तो ABC लेंगे, 2 पे डिपेंड कर रही है तो AB लेंगे, 1 पे डिपेंड कर रही है तो A लेंगे। मतलब इस तरह से आपको अपनी तरफ से एजप्शन करके चलना है, यानी कि n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल F की पावर A, L की पावर B और M की पावर C। तो अगर जैसे मैं फ्रीक्वेंसी को आगे लेके चला तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू K आ जाएगा, बिल्कुल K। तो यहां पे आ जाएगा F की पावर A, L की पावर B और M की पावर C, बिल्कुल सही बात। अब मैं क्या करूंगा? विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन इनकी डायमेंशन रखनी शुरू करूंगा। विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। तो यहां पे सबसे पहले जो आ जाएगा वो आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन, यानी कि डायमेंशन की हेल्प से। अब फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन मैं आपको बता दूं वो टाइम पीरियड के बिल्कुल उल्टा होती है, तो इस t की पावर होती है -1, बिल्कुल सही बात। K आपके पास है ही। फोर्स की डायमेंशन होती है mLT-2, इसकी पावर में A मान लूँ। लेंथ की डायमेंशन होती है L, इसकी पावर B मान लूँ, और मास की डायमेंशन होती है M, इसकी पावर में C मान लूँ। बिल्कुल, कितने अच्छे बच्चे हैं आप। तो इसका मतलब अब मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा। तो टाइम पीरियड की डायमेंशन तो मेरी t की पावर -1 है ही, k को मैं k मानूंगा। अब मैं सबसे पहले m देख लूं, m इसमें भी है, m इसमें नहीं है, m इसमें है। इसका मतलब m को कॉमन ले लूंगा, तो m की डायमेंशन यहाँ पे तो a आ जाएगा, पर यहाँ पे कितना आ जाएगा? a + c, बिल्कुल सही बात, a + c। उसके बाद मैं ले लूंगा l, l इसमें भी है, l इसमें भी है, l इसमें नहीं है। इसका मतलब l की पावर a, l की पावर a और l की पावर b, यानी कि मैं बोलूंगा यानी कि a + b। l की पावर कितना हो जाएगा? a + b, ये भी बात सही है। उसके बाद अगर मैं देखूंगा, सबसे पहले यहाँ पे देखने की कोशिश करूंगा। अब यहाँ देखना है मेरे पास, यहाँ पे t की पावर -2 है, यहाँ t नहीं है, यहाँ m है। तो इसका मतलब क्या है? सबसे पहले मैं मानूंगा यहाँ पे कि t की पावर, यानी कि t की पावर जो mLT है, t की पावर -2a + c, इस तरीके से निकालने की कोशिश करूँगा। क्लियर? अब यहाँ पे इसकी अगर मैं डायमेंशन की कोशिश करूँ तो इसका डायमेंशन आएगा m0 L0 t की पावर -1। गुड, कितने सुंदर बच्चे हो तुम।
के, यहाँ पे आ जाएगा m की पावर a प्लस सी, m की पावर a प्लस सी दिखा, इधर आ जाएगा l की पावर a प्लस बी, l की पावर a प्लस बी, और दूसरा यहाँ पे t की पावर -2a प्लस सी, t की पावर -2a प्लस सी। देख क्लियर है बेटा। अब कंपैरिजन करना शुरू कर दीजिए। m से m गया, m से m गया, इसका मतलब a प्लस सी इज इक्वल टू 0। कितने खतरनाक बच्चे हो। l से l गया, मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू 0। कितने सुंदर बच्चे हो तुम। उसके बाद t से t गया, तो मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि -2a प्लस सी इज इक्वल टू -1। अरे तुम तो बहुत खतरनाक हो भाई। इसका मतलब यहाँ मैंने इस तरह से तीनों के बीच में रिलेशन निकाल दिया। यानी कि यहाँ देखें तो a प्लस सी इज इक्वल टू 0, a प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, और यहाँ पे हो जाएगा -2a प्लस सी इज इक्वल टू -1। यानी कि अब मुझे इनके बीच में क्या निकालना है, रिलेशन। यानी कि अब इनको सिंप्लीफाई करना है। तो अपने रिलेशन को निकालते हैं कि a प्लस सी इज इक्वल टू 0 पहला रिलेशन, उसके बाद a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0 और 2a इज इक्वल टू -1। अब तीनों रिलेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, और मैं मानता हूँ ये वाली जो इक्वेशन है इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान के चलूँगा। तो देखिए सबसे पहले मैंने देखा -2a इज इक्वल टू -1, तो यानी कि अगर मैं a इज इक्वल टू निकालूँ तो -1 अपॉन -2, तो माइनस से माइनस कैंसिल, a इज इक्वल टू 1/2, a इज इक्वल टू 1/2। यानी कि मैं यहाँ पे मान के चलूँगा कि a इज इक्वल टू जो है a की वैल्यू 1/2 है। चलो a मेरे पास आ गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब a की वैल्यू को मैं इसे फर्स्ट मान के चलूँगा। अब a की वैल्यू को पुट करूँगा a प्लस सी में, तो पुट करूँगा तो यानी कि a प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब a की वैल्यू पुट करूँगा 1/2 प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो c इज इक्वल टू -1/2, यानी कि c की भी वैल्यू आ गई। a की वैल्यू आई 1/2 और c की वैल्यू आई -1/2। अब मैं c की और a की वैल्यू रख दूंगा और किसकी निकाल लूंगा, b की वैल्यू। a की वैल्यू 1/2 और c की वैल्यू -1/2। अब इस सेकंड वाले में रखता हूं, तो सबसे पहले देखिए इसके अंदर a की जगह कितना रखूंगा बेटा, a की जगह 1/2 प्लस शाबाश b, यहाँ पे माइनस कितना हो गया, माइनस आपका हो गया कितना, माइनस पहले से ही है, -1/2 इज इक्वल टू 0। तो 1/2 प्लस b माइनस माइनस प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। तो b इज इक्वल टू निकालूंगा कितना आ जाएगा, अरे b इज इक्वल टू देखो कितना है 1/2 तो कितना हो जाएगा 1/2 और 1/2, 1/2 प्लस 1/2 तो कितना हो जाएगा b इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1। यानी कि इसका रिलेशन कितना आ जाएगा भाई, और अच्छा b इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा -1, तो आ जाएगा। उसके बाद मुझे सिर्फ क्या करना है, a b c की वैल्यू पुट करनी है इन द इक्वेशन। द वैल्यू ऑफ a b c, द वैल्यू ऑफ a b c पुट इन इक्वेशन नंबर, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर पुट करूंगा तो n इज इक्वल टू k। बेटा सबसे पहले देखना f की पावर a है, तो f की पावर a की क्या है 1/2, तो यानी कि f की पावर जो है वह 1/2 है। उसके बाद l की पावर कितना है बेटा, l की पावर -1, तो -1। अच्छा m की पावर कितना है बेटा, m की पावर c, और c की वैल्यू कितना है -1/2, -1/2। तो यानी कि n इज इक्वल टू k, n इज इक्वल टू k। बात सही है k। अब यहाँ पे f की पावर 1/2, तो इसका मतलब अंडर रूट, इसका मतलब अंडर रूट f, क्योंकि 1/2 को अगर हम बनाए तो अंडर रूट ही होता है। l की पावर -1, -1/2 नहीं है, मतलब वो अंडर रूट में नहीं जाएगा, वो अंडर रूट से बाहर जाएगा। -1 है तो नीचे जाएगा प्लस में, यानी कि k/l। m की पावर -1/2, इसका मतलब अंडर रूट में तो जाएगा पर नीचे जाएगा, क्योंकि पावर माइनस में है, यानी कि f/m। यानी कि n इज इक्वल टू कितना हो गया, k/l अंडर रूट f/m। ये रिलेशन तो आपका यहां तक आ चुका है। वह मैं जानता हूं जो k होता है वो k होता है, इसके लिए कांस्टेंट होता है 1/2। फ्रीक्वेंसी के लिए k की वैल्यू कितनी होती है 1/2। ये एक्सपेरिमेंट से निकाली जाती है कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी होती है 1/2। मतलब k की वैल्यू पुट कर दूंगा, तो k की वैल्यू पुट करने पे n इज इक्वल टू 1/2l अंडर रूट f/m। ये होता है बेटा
स्ट्रिंग फ्रीक्वेंसी। यही रियल में फिजिक्स के अंदर फॉर्मूला होता है जो मैं आपको सिंपल पेंडुलम यानी कि सिंपल हार्मोनिक वाले चैप्टर के अंदर प्रूव कराऊंगा कि n इज इक्वल टू 1/2L अंडर रूट F/m। आप तैयार हो जाइए, बड़ी क्लास के अंदर आप बहुत अच्छी फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं कि फिजिक्स करनी कैसे है, कि अब कैसी कैसी फिजिक्स आने वाली है। n इज इक्वल टू 1/2L अंडर रूट F/m। ये करेक्ट रिलेशन है बेटा किसका बेटा? फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रेचिंग स्ट्रिंग, जो कि मैं आपके सामने प्रूव कर चुका हूं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस। ठीक है, आप इसे नोट कीजिएगा बेटा। तो लेट्स नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले हमें एक रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए क्वेश्चन दिया गया है। जो क्वेश्चन है जो आपके सामने मैं रीडिंग कर रहा हूँ। एक स्टूडेंट लिखता है द आइंस्टीन मास एनर्जी इक्वेशंस, यानी कि आइंस्टीन की मास एनर्जी इक्वेशन जिसका रिलेशन हमें दिया है E इज इक्वल टू c²/m, वेयर E इज एनर्जी एंड c इज स्पीड ऑफ लाइट। इट्स रिलेशन इज करेक्ट एंड इफ इज नॉट एस्टेब्लिश करेक्ट रिलेशन, यानी कि उनके बीच में कोई भी हमारा करेक्ट रिलेशन नहीं है। इसका मतलब बात यहाँ पे होती है। तो पहले ध्यान से समझें कि हम क्या कहने वाले हैं कि एक स्टूडेंट लिखता है आइंस्टीन की मास एनर्जी इक्वेशंस और उसका जो रिलेशन है वो है बेटा E इज इक्वल टू c²/m, वेयर E इज एनर्जी एंड c इज स्पीड ऑफ लाइट। इट रिलेशन इज करेक्ट। कौन सा रिलेशन बिल्कुल सही है? इफ़ नॉट एस्टेब्लिश करेक्ट रिलेशन, कि आप इसने करेक्ट रिलेशन क्यों नहीं लिखा वो आपको लिख के दिखाना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक ही टेक्निक होती है, एक ही ट्रिक होती है कि आप इसमें सबसे पहले इस जो रिलेशन आपको दिया गया है वो देखिए। तो आपको रिलेशन दिया गया है E इज इक्वल टू c²/m। तो आप जानते हैं, तो वेयर C इज स्पीड ऑफ लाइट, जो C है वो स्पीड ऑफ लाइट है, बिल्कुल क्लियरली बात है। और यहाँ पे जो m है, m इज मास ऑफ द पार्टिकल्स। तो आप जो रिलेशन आपको दिया गया है सबसे पहले आप उसकी डायमेंशन को निकालिए। तो वो निकलेगी बेटा मेरा E इज इक्वल टू c²/m से। c जो है स्पीड ऑफ लाइट है, तो उसकी स्पीड ऑफ लाइट यानी कि स्पीड की डायमेंशन LT-1 होती है, बट उसका स्क्वायर है अपॉन मास की डायमेंशन m। ठीक है, तो यहाँ मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास आता है LT-1 का होल स्क्वायर अपॉन m। तो यानी कि ऊपर सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर है तो L2 इधर मेरा T-2 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा m। अब m की पावर को ऊपर लेकर के जाऊंगा तो बेटा कितना आ जाएगा, m की पावर -1 L2 T-2। मतलब ये जो आपके स्टूडेंट ने रिलेशन दिया है E इज इक्वल टू c²/m का, उसकी डायमेंशन आ जाएगी m-1 L2 T-2। ठीक है, ये डायमेंशन आ गई। और एनर्जी की डायमेंशन आपको पता ही होती है कि एनर्जी की डायमेंशन कितनी होती है। E से जो एनर्जी आई है उस एनर्जी की डायमेंशन कितना होता है, उस एनर्जी की डायमेंशन होती है mL2 T-2। तो कंपैरिजन करके देखें, हम इसको कंपैरिजन करके देखते हैं इस तरीके से। तो यानी कि दो कंपैरिजन करने में क्या करना है, आपको दोनों तरफ की डायमेंशन लिखनी है। यानी कि मैंने देखा यहाँ mL2 T-2, क्लियर। और यहाँ पे जो आ गया वो आ गया कितना, m-1 L2 T-2। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसी तरीके से हम डायमेंशन को मान सकते हैं। इस चीज़ का मान के हम चल रहे हैं। ठीक है, ये तो आपने डायमेंशन निकाल दी थी, पर लेकिन हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं बेटा। यहाँ पे जो आपने डायमेंशन लिखा mL2 T-2, यहाँ पे मैं इसको m की पावर a भी मान सकता हूँ, m की पावर a भी मान सकता हूँ। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और l की पावर जो है मैं उसको b भी मान सकता हूँ, l की पावर b भी इसको मान सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले mL2 T-2, तो मैंने यहाँ पे सपोज करो इस डायमेंशन के अंदर m की पावर को मैंने a मान लिया और LT-1 की पावर को b मान लिया। तो कंपैरिजन करने के चांस पे देखूंगा मैं mL2 T-2, यहाँ पे मैंने m की पावर को a माना
तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर सिंप्लीफाई करूँगा, एल की पावर बी और टी की पावर माइनस बी। कितना क्लियर है, बिल्कुल सही बात। अब यहाँ पे देखा मेरा एम से एम क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो कैंसिल आउट होने पे ए की पावर कितना होता है, ए की पावर 1। और उसके बाद यहाँ पे देखिए आप सबसे पहले एल की पावर बी, एल की पावर बी, एल की पावर बी, एल की पावर 2, तो एल से एल कैंसिल, तो यहाँ पे हो जाएगा बी बराबर कितना हो जाएगा, बी बराबर 2। यहाँ पे अगर मैं इससे भी निकालना चाहूँ तो दूसरा देखो टी से टी कैंसिल हो गया, तो टी से टी कैंसिल होने पे माइनस बी इजिकल टू -2, तो माइनस से माइनस कैंसिल, बी इजिकल टू 2। इसका मतलब यहाँ पे जो ए की वैल्यू आई है बेटा, वो ए की वैल्यू 1 आने वाली है और बी की वैल्यू 2 आने वाली है। क्लियर है ना। उसके बाद आ रही है बात समझ में। तो अब इसको मैं रखता हूँ, रिलेशन एस्टेब्लिश करूँगा, यानी कि ए की पावर 1 और बी की पावर 2। तो जो मेरा रिलेशन था एनर्जी का, E इजिकल टू एम की पावर ए और सी की पावर बी, तो मैं यहाँ रख देता हूँ अब एम की जगह एम की जगह ए की पावर कितना है 1 और बी की पावर कितना है बेटा, बी की पावर 2। तो यानी कि ये आ गया मेरा E बराबर एम सी स्क्वायर, और यही मास एनर्जी इक्वेशन का करेक्ट रिलेशन होता है, E इजिकल टू एम सी स्क्वायर इज द करेक्ट रिलेशन ऑफ मास एनर्जी इक्वेशंस। तो यहाँ लिखेंगे it is the correct relation, it is the correct relation, it is the correct relation mass energy equations, it is the correct relation mass energy equations। बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, it is the correct relation mass energy equation। ठीक है, इसे नोट कीजिएगा बेटा फटाफट।